Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we will discuss chapter 3 of civics class 10th competition and contestation in democracy. सो ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑल दिस थिंग्स, हाउ इंडियन डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड एंड हाउ इट ग्रोन एंड व्हाट इवेंट्स टुक प्लेस during its journey. So moving forward, now we will discuss we were in the previous two videos we were discussing about importance of political parties and need of political parties in India. ओके, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। सो वो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेन चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, जो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके सामने चैलेंजेस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस मेन चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस क्या है, ठीक है। पिछली वीडियो में क्या देखा था, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में उनकी जरूरत क्या है। अब हम देखते हैं कि इनके सामने चैलेंजेस क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। देखो क्या करा है कि वी नो दैट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस इज डन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज। इट मीन्स दैट कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर गवर्नेंस मतलब सरकार रन किया जाता है, सरकार चलाई जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही चलाई जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट द गवर्नमेंट विच डज नॉट फुलफिल द विश नीड एंड डिजायर ऑफ द पीपल और एनी लूप होल्स in the governing system, then its complete responsibility is on political parties। तो पूरा का पूरा अगर बात करें कि पहली बात तो ये है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नेंस यानी कि सरकार को चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसके ऊपर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज जब लोगों की जरूरतों को, लोगों की इच्छाओं और नीड को फुलफिल नहीं कर पाते तो उसका जो बोल है क्या कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, मान लो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ गया है, क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है, लूटपाट हो रहा है, चीटिंग हो रही है, करप्शन हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। तो अगर ये जितनी भी चीजें हो रही है गवर्नमेंट के रहते हुए, तो ब्लेम किसके ऊपर जाता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा होता है उनके ऊपर ये ब्लेम जा रहा है। तो बोला है क्या, देन इट्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफन इट इज ब्लेम्ड दैट पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और क्या आता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। इन ट्रू सेंस देयर आर सम चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज विच डू नॉट अलाउ अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस है जिसके कारण वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों, उस पॉलिटिकल पार्टी के आते ही करप्शन बढ़ जाता है या क्राइम बढ़ जाते हैं, या फिर और भी जो भी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट में आते ही उस पॉलिटिकल पार्टी की ये सारी चीजें होने लगती हैं। उसके कारण क्या है, क्यों ये पॉलिटिकल पार्टी एक गुड गवर्नेंस लोगों को नहीं दे पाती है, उसके कारण हम लोगों को समझना है। तो कह रहा है क्या कि देयर आर फॉलोइंग आर द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है, पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो क्या लिखोगे, पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है, इंटरनल आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अब हम तो जानते हैं कि एक देश में डेमोक्रेसी होती है, तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी रहती है क्या। तो अगर बात करें डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि जहां पे सारे डिसीजंस लोग मिल बैठ करके सहमति से लेते हैं और डिस्कस करके लेते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और एक अकेला व्यक्ति सारा का सारा डिसीजन ले ले तो डिक्टेटरशिप हो जाता है, बिना किसी से पूछे हुए। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का नेता वो सारे अपने पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कंट्रोल करके रखता है और वही अकेले डिसीजन ले, तो क्या बोलेंगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। एक ही व्यक्ति क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किस चीज का, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो क्या है कि ऑल राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और इन अ ग्रुप ऑफ सम पर्सन। तो आप देखोगे कि अगर हम बात करें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया का ले लो, आप देखोगे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक या दो ऐसे नेता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वही सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये सारी चीजें उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें
इफ यू टॉक अबाउट कि अगर हम बोले कि बीजेपी का एग्जांपल लेते तो बीजेपी में अगर बोला जाए कि क्या कोई भी डिसीजन जो उसके उनके बीजेपी के नेता है जो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा क्या कोई मतलब बिना उनसे राय लिए या बिना ये पूछे हुए क्या कोई डिसीजन हो सकता है क्या? ये इम्पॉसिबल है। उसी तरीके से आप कांग्रेस में देख लो, राहुल गांधी से या फिर उनके जो नेता है सोनिया गांधी से, इन लोगों से बिना पूछे क्या कोई डिसीजन हो सकता है क्या? या फिर उनके जो ओपिनियन है उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसी तरीके से देखो जेडीयू में कोई भी डिसीजन बिना नीतीश कुमार से पूछे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आप देखोगे ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा करके देख लो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, या फिर आरजेडी का देख लो, तेजस्वी यादव या फिर जो लालू यादव है उनसे बिना राय मशवरा किए हुए कोई भी आरजेडी का नेता कोई भी डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो यही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। करा है क्या कि ऑल राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर कंसंट्रेटेड टू वन पर्सन और इन अ ग्रुप ऑफ सम पर्सन। एवरी मेंबर इज नॉट इन्वॉल्व इन द इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पार्टी। तो पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, कुछ खास एक दो नेता होते हैं वही अपने पार्टी के लिए डिसीजंस लेते हैं। मेजर पार्टी पोस्ट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द रिलेटिव्स ऑफ द पार्टी लीडर। और एक चीज ये भी देखने को मिलता है कि जो एक पार्टी है, एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, और उस पार्टी का जो मेन जो प्रेसिडेंट होता है, पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी चेयरमैन जो होता है, तो अगर बात करें कि जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो देखोगे कि कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि पार्टी प्रेसिडेंट वो पिताजी हैं, और उसके जो भी पोस्ट होता है पार्टी का वो उनके बेटा है, उनके रिलेटिव है, भाई है, भतीजा है, ये सारी चीजें हैं, पत्नी है, ये लोग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर आएगा कि मेजर पोस्ट आर ऑक्यूपाइड बाय द रिलेटिव्स ऑफ द पार्टी लीडर, इंटरनल इलेक्शन इन द पार्टी इज नॉट डन ऑन टाइम, decisions taken inside the parties are also known to all the members. In country like India there is a lack of internal democracy inside the political parties which is a serious challenge for the पार्टी। तो ये पार्टी को ग्रो करने में क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ये बाधा कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, जिससे कि पार्टी के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है, जो वर्कर्स हैं, उनको लगता है कि जो हमारे हेड हैं पार्टी के वही डिसीजंस लेंगे और वही उनको मानना पड़ता है, भले उनके पक्ष में डिसीजन हो या ना, उनके विश के अकॉर्डिंग डिसीजन हो या नहीं हो, उनको मानना पड़ता है। तो ये एक मेजर चैलेंज है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्या, लैक ऑफ लीडरशिप। अब क्या है कि ऑलमोस्ट in all political parties of India there is a lack of leadership in real sense today. In maximum political parties there is no any leader who is universally accepted and could give right direction to the party. Beyond this, lack of youth and female leadership is also seen. तो पहले बात यह है कि बहुत से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके लीडर जो है वो होल कंट्री में एक्सेप्टेड नहीं या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं। इसका मतलब यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ऐसे नेता होंगे जिनको बहुत से लोग मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनके डिसीजंस को नहीं मानते। तो बताओ वो पार्टी कैसे रन कर पाएगी। और रही बात ये कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में जो यूथ है और फीमेल है उनको लीडरशिप पोजीशन में नहीं लाया जाता, सिर्फ झंडा ढोने के लिए, और बाकी के जो बूढ़े बूढ़े जो ओल्ड एज के नेता है वही सारे डिसीजंस लेते हैं, वही चीजें करते हैं। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे बियॉन्ड दिस लैक ऑफ यूथ एंड female leadership is also seen. The youth of the country are running after job. आप अभी देश का युवा कहाँ जॉब ये पॉलिटिक्स में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि देश का युवा किस में लगा हुआ है, जॉब लेने में। बिजनेस एंड ट्रेड, यूथ्स डू नॉट फील देयर फ्यूचर सिक्योर इन पॉलिटिक्स, एज अ रिजल्ट देयर इज लैक ऑफ लीडरशिप इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किनशिप। किनशिप का मतलब क्या होता है कि अपने रिलेटिव्स को, अपने बेटे बेटियों को क्या करना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन पोस्ट दिला देना, यही क्या है, किनशिप कहलाता है। भाई भतीजावाद भी इसे बोलते हैं। क्या है ये कि generally it is seen that the top leaders of all political parties take undue advantage by providing main post to their relatives and friends. There is very less possibilities to get any high post for any common worker. In India, कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर किनशिप। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है, बिल्कुल बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में जो क्या देखा जाता है कि एक तो हायर पोस्ट पे वो रहेंगे, उसके बाद जो भी पोस्ट है उनके सारे के सारे रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। आगे है क्या कि सो अबॉलिशन ऑफ हेरेडिटरी इज अ मेन चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एबॉलिशन ऑफ हेरेडिटरी। जैसे अगर बात करें कि पहले पांचवी प्रेसिडेंट कौन थे, लालू यादव, लालू यादव के बाद कौन बने, तेजस्वी यादव, अगला जो मेन लीडर बनेगा उनके बेटे बनेंगे, यही है, यही चीज है, हायरार्की है। उसी तरीके से देख लो
उधर क्या है, ये लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान जी थे, उनके बाद उनका बेटा, इस तरीके से। तो और भी है पार्टी हायरार्की। कांग्रेस पार्टी में देखोगे तो क्या है, तो कांग्रेस पार्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले कौन थे, सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी के बाद कौन बने, ये राहुल गांधी चल रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट है। पार्टी प्रेसिडेंट जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो किया है खड़गे जी को बनाया। तो ये सब चीजें क्रिटिसाइज किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, पोजीशंस है, वो फैमिली मेंबर्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए रहते हैं। जैसे वहां पे भी देखोगे समाजवादी पार्टी है ना, ये क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव वाली। तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है, एक दो नहीं है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बीजेपी में भी आप देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही बेटे बेटी को सेट करके रखे हुए रहते हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी एंड क्रिमिनल्स कह रहा है क्या कि टुडे ब्लैक मनी and increase in the impacts of criminals are major challenges. We know that today contesting election is a costly affair. As a result, political parties do not hesitate in opting legal or illegal ways. In elections, capitalists are given party tickets who use their black money in the election. देखो क्या होता है, ये सबसे बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए भी और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी। क्या है, ब्लैक मनी टुडे ब्लैक मनी एंड इंक्रीज इन द इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनल्स आर मेजर चैलेंजेस। मतलब क्या है, इलेक्शन में देखोगे ना बहुत सारे क्या नाम क्या दिया जाता है, बाहुबली। मतलब जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो उनको क्या नाम दे दिया जाता है कि ये बाहुबली है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनको एकदम क्या बोलते हैं, ग्लेमराइज करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत ही क्या है, निगेटिव चीज है डेमोक्रेसी के लिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि टुडे ब्लैक मनी एंड इंक्रीज इन इम्पैक्ट्स ऑफ क्रिमिनल्स आर मेजर चैलेंज। वी नो दैट टुडे कंटेस्टिंग इलेक्शन इज अ कॉस्टली अफेयर। आज इलेक्शन लड़ना क्या है, बहुत ही महंगा सौदा है, मतलब एक बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। एज ए रिजल्ट पोलिटिकल पार्टीज डू नॉट हेजिटेट इन ऑप्टिंग लीगल और इलीगल वेज। और चुनाव जीतना है, पावर में आना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि हमें क्या करना है, कैसे भी करें इलेक्शन कंटेस्ट करके पावर गेन करना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो पावर गेन करने के लिए, सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए लीगल और इलीगल वेज भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपनाया जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है। इन इलेक्शंस के टाइम में क्या होता है, कैपिटलिस्ट आर गिवन पार्टी टिकट्स। और इलेक्शन के टाइम में क्या देखोगे, बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट लोगों को पार्टी का टिकट दे दिया जाता है और उनको चुनाव लड़ाया जाता है। और जब वो चुनाव में आते हैं तो क्या करते हैं, वो यूज देयर ब्लैक मनी इन द इलेक्शन। अब इलेक्शन के टाइम में वो क्या यूज करेंगे, ब्लैक मनी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी मतलब जो गांधी जी का जो नोट होता है, वो जो नोट होता है 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का, जो तो खैर बंद हो गया। मतलब क्या है कि जितने भी 500 का, 100 रुपए का जो भी पैसा है, मनी है, वो क्या ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक मनी का मतलब वो होता है वैसा मनी जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया गया है। वो सारे के सारे मनी क्या कहलाते हैं, ब्लैक मनी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आप काम कर रहे हो, जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो आप टैक्स नहीं दे रहे हो और उसको छुपा लिए, तो वो जो पैसा वो क्या है, ब्लैक मनी है। ठीक है, तो वैसे मनी का यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज गेट हेवी अमाउंट एज अ डोनेशन फ्रॉम these capitalist or industrialist, which is a type of black money. These businessmen take undue advantage from these political parties after election. Nowadays impact of criminals have increased in political parties. All political parties take the help of criminals during elections and after elections help them in increasing their crimes. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, देखो कर रहा है क्या कि जो ये जो कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ये क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ऑफन ये देखने को मिला है कि जब इंडिया में एक सिस्टम चल रहा था, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या था, बॉन्ड बॉन्ड पॉलिटिकल बॉन्ड का एक क्राइटेरिया था। क्या था इसमें कि देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन वो लोग क्या ले सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं। डोनेशंस का मतलब क्या होता है, चंदा होता है। ठीक है, पैसा, मतलब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, मानो आप बिजनेसमैन हो, आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, मनी है, तो आप क्या करोगे, आप अपने स्वविवेक से आप जाते, कहाँ जाते, आप जाते एक सिस्टम बॉन्ड, पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम बना हुआ था, जिसमें क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट देने के लिए एक सिस्टम बना था। क्या था कि इंडिया में एक बैंक है एसबीआई। एसबीआई को एक गवर्नमेंट ने पावर दिया था कि आप क्या इशू करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करोगे। ठीक है, मतलब आप पैसे वाले व्यक्ति हो, आप जाते हो कहाँ पे, एसबीआई के पास, और एसबीआई से जाकर के क्या खरीदोगे, बॉन्ड खरीदोगे। पैसा कमजोर, जैसे मान लो 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इस तरीके से आप जाकर के एसबीआई को पैसा दोगे और उसके वो पैसा एसबीआई को दे दोगे और एसबीआई आपके जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप वो पैसा देना चाहते हो उसके नाम से एक बॉन्ड इशू करेगा। क्या इशू करेगा, एक कागज का टुकड़ा, बॉन्ड पड़े हो, ये इकोनॉमिक्स में बता दिए कि बॉन्ड क्या होता है। तो
और जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी का जो हमने तरीका पढ़ा था, तो उसी में क्या एक बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से हुआ ना, तो पैसा एसबीआई के अकाउंट में गया, और वो एसबीआई उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से मान लो 1 लाख का क्या कर दिया, इशू कर दिया बॉन्ड। बॉन्ड अब आप क्या करोगे कि आप पैसा नहीं दोगे, ये बॉन्ड ले जाकर के उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, या फिर उसके ऑफिस में, या फिर उसके ऑफिस में जाकर के ये दे दोगे, और ये पॉलिटिकल पार्टी फिर ये बॉन्ड लेकर के एसबीआई के पास जाएगी, और ये एसबीआई अब उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में क्या कर देगी, पैसा ट्रांसफर कर देगी, और वो पैसा उसको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब होता क्या है इसमें, क्या है कि ये देखो डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक चीजें हैं, ये चीजें समझनी है। क्या है कि मान लो कोई भी कैपिटलिस्ट अगर ये चाहता है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर दे, इलेक्शन में जितवा दे, ठीक है, इलेक्शन में जितवाना है, तो जितवाने के लिए क्या करेगा, वो पैसा देगा। अब ये पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अफसोस के देखो, कोई भी जो ये व्यक्ति जा रहा है एसबीआई से बॉन्ड खरीदने के लिए जा रहा है, या डोनेट करना चाहता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ऑलरेडी इस पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो रहा होगा कि हाँ आप मुझे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना रुपए है आप मेरे अकाउंट में डलवाइए, मेरे पार्टी फंड में डलवाइए, हम आपके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। अब क्या होगा कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा देगा, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, इलेक्शन में ये पैसा खर्च किया जाएगा, ये सारे पैसे इलेक्शन में खर्च किए जाएंगे। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत करके पैसे के दम पे, देखते हो ना कि आज के टाइम में कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों को, मतलब वोट खरीदा जाता है, तो ये सारी चीजें करके ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतेगी वो क्या करेगी कि जब ये पावर में आएगी, पावर में आने का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर हो गया। कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जैसे मान लो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, ये बोलेगा इस पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने आपको इलेक्शन में हेल्प किया था, पैसा दिया था, आप मेरे लिए क्या कर दो, जमीन की व्यवस्था करवा दो 1 रुपए में। बहुत बड़ा ये चर्चे में चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप क्या करो, मेरे लिए जमीन की व्यवस्था करवा दो, या फिर ये जो कोल माइंस है, पेट्रोलियम का, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, मेजर जो माइनिंग एरिया है वो मुझे मुझे लीज पे दे दो, दिलवा दो, इतने जगह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे लिए टैक्स फ्री कर दो, मेरे लिए छूट दे दो, मेरे लिए गवर्नमेंट के कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो बेच दो एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में, और ये लेकर के क्या करेगा, मजा करेगा, आराम से एकदम मस्ती से अपना बिजनेस करेगा, और गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में उसके लिए डिसीजंस लिए जा रही है। तो अब यहाँ पे देखो, तो नुकसान किसको हुआ, नुकसान हुआ आम जनता को जो वोट करती है। वो पैसे लेकर के जब ये वोट करेगी पॉलिटिकल पार्टी को, 500, 10, 1,000 इतने रुपए पे वोट कर देगी, और जब यहाँ पे ये गवर्नमेंट बनेगी इस पैसे के दम पे, वो गवर्नमेंट किसके लिए डिसीजंस लेगी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लेगी, ना कि जो नॉर्मल कॉमन पीपल है जो उसको वोट किए हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉमन पीपल जाएंगे तो बोलेंगे आपने तो मुझे पैसे लेकर के वोट दिया था, तो मैं आपके लिए डिसीजंस क्यों लूं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि ये जो डोनेशंस वाला और ये सारी चीजें है ना, ये खत्म होनी चाहिए। और जब अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इसमें जो सजेशंस दिए गए हैं, जब आप यहाँ पे सजेशंस पढ़ोगे ना, देखो, मेजर्स टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव, यहाँ पे जब ये सजेशन पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्टिव बनाना है, तो वहां पे हम देखेंगे क्या कि एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज कैन इंक्रीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल कुड बी गिवन दैट एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे 5th पोजीशन यहाँ पे पढ़ो क्या करा है कि टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव वन सजेशन कुड बी गिवन दैट एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन मस्ट बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। मतलब इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितना भी खर्च करती है, उसका जितना भी खर्चा आता है, ये खर्चा कहां से देना चाहिए, गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। और प्राइवेट व्यक्तियों, इंडस्ट्रियलिस्ट से गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस नहीं मिलने चाहिए। जैसे खर्च क्या आता है इलेक्शन के टाइम में, पेट्रोल हो गया, पेपर हो गया, एंड क्लोथ्स हो गए, टेलीफोन हो गए, इन सारी चीजों के ऊपर जितने भी खर्च आए वो खर्च कौन वहन करे, गवर्नमेंट वहन करे, और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी जो व्यक्ति है वो डोनेट ना करे। इससे क्या होगा कि जब गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा इलेक्शन लड़ने में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो जब वो आएंगी तो किसके लिए काम करेंगी, लोगों के लिए, ना कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कोई बिजनेसमैन के लिए। आरोप लगते रहता है हर एक गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब जितने भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर आरोप लगता है। आज की गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लग रहा है, बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए कार्य कर रही है। तो ये क्यों होता है, इसी कारण से होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के फंड में बहुत सारा पैसा दिया जाता है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, कंडीशंस, कंडीशन ऑफ लैक ऑफ प्रिंसिपल। एक ये भी चीजें हैं, क्या है इसको देखते हैं। देखो कर है क्या कि नाउ डेज पॉलिटिकल पार्टीज हैव नो फर्म प्रिंसिपल ऑफ देयर ओन, नो पार्टी स्टिक्स टू इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी ये बोलता है कि मैं करप्शन से समझौता नहीं करूंगा, आई विल गिव माई पार्टीज प्रिंसिपल इज दैट आई विल गिव अप क्लीन गवर्नमेंट विदाउट करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ये उसका प्रिंसिपल है। बट जनरली क्या देखा जाता है, या फिर ये भी उसका प्रिंसिपल है कि हम किसी भी क्रिमिनल को पार्टी टिकट नहीं देंगे,
किसी भी क्रिमिनल को पार्टी का टिकट नहीं देंगे, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करवाएंगे, ये बहुत सारी चीजें होती है। वी विल प्रोवाइड लाइक सम परसेंट ऑफ यू नो जितने भी पार्टी के टिकट्स है उसमें से कुछ परसेंटेज विमेन को देंगे, यूथ को देंगे। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अपना सिद्धांत होता है कि हम इस तरीके से अपने पार्टी को रन करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन आते टाइम क्या देखा जाता है कि जब कुछ समय बाद देखा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रिंसिपल से क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है, ठीक है। जैसे कहेंगे कि हम जो है वो मैं जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है कि हम क्या करेंगे, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज कर नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब कि धर्म के नाम पे ये नहीं करेंगे। लेकिन जब इलेक्शंस में जाते हैं तो वो सारी चीजें, वो सारे तिक्रम अपनाने पड़ते हैं। तो ये भी क्या है, ये देखा जाता है क्या कि वो अपने प्रिंसिपल से, और वो जो पार्टी है वो अपने प्रिंसिपल पे स्टिक नहीं होती। टू अचीव पावर दे लीव देयर प्रिंसिपल, वेयर एज पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टिक टू देयर बेसिक प्रिंसिपल फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन टिल डेट। और जब ये अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था तब से क्या देखने को मिलता है कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती है, अपने अपने प्रिंसिपल पे अभी भी टिके हुए हैं। और दो पॉलिटिकल पार्टी कौन से है अमेरिका में, आपको बताना है। दो कौन सा है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। याद रखना है कि अमेरिका के दो पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा, रिपब्लिकन, और दूसरा क्या होता है, डेमोक्रेट होता है, ठीक है। अभी अभी जो जिस पॉलिटिकल पार्टी का अमेरिका में सरकार है उसका नाम क्या है, रिपब्लिकन है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन से आते हैं। और इससे पहले जो बाइडन जो थे वो क्या थे, डेमोक्रेट्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या है, ट्रेडिशन ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स इज कॉमन इन मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम लाइक इंडिया बिकॉज नो सिंगल पार्टी इज गेटिंग रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट। देयरफॉर पॉलिटिकल पार्टीज मेक अलायंस बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन whose thoughts and principles are far different from them own. Sometimes it also happens that many parties fight elections against each other and after election they form an alliance to form the government. This type of alliance is opportunist. For example, after 2004, after general Lok Sabha election, Congress and left parties along with other political parties combined together to form the government, whereas the Congress and left parties fought election against ईच अदर। अब देखो यहाँ पे अलायंस पार्टी का कॉन्सेप्ट आप बहुत बार एक्सप्लेन भी किए हैं और एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है ये अलायंस पार्टी का कॉन्सेप्ट। अलायंस पार्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान के चलो, एक बात करते हैं, जैसे अभी जो 2025 में जो इलेक्शन हुआ बिहार में, इससे पहले क्या हुआ था, 2020 में इलेक्शन हुआ था। तो 2020 वाला जो इलेक्शन था बिहार का, उसमें क्या देखने को मिला था कि जो नीतीश कुमार थे वो किस पार्टी के साथ थे, एनडीए के साथ, एनडीए ग्रुप में थे। इलेक्शन के टाइम में वो एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, ठीक है। और जब इलेक्शन हुआ उसके बाद 2021 या 22 में, 2022 में उनको लगा कि नहीं, जैसे वहां पे दो अपोजिशन पार्टी थी, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन था, ठीक है। 2020 की बात बता रहे हैं, महागठबंधन था। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये नीतीश कुमार और ये क्या बोलते हैं, जेडीयू और भी जो पॉलिटिकल पार्टी थे वो जब चुनाव लड़े तो इनको सीट आया था कितना, जेडीयू को 43 आया था और बीजेपी को अराउंड 75 आया था, ऐसे करके। और ये लोग मिल करके सरकार चला रहे थे और भी छोटी छोटी पार्टियां थी। इधर महागठबंधन में देखोगे तो आरजेडी को अराउंड कितना आया था, 80 या 81 के आसपास आया था, मे बी इतना ही था। और भी कांग्रेस पार्टी का 19 आया था, ऐसे करके कुछ उनके मतलब महागठबंधन में था। अब हुआ ये था कि जैसे ही नीतीश कुमार जी को लगा कि नहीं नहीं, मुझे एनडीए के साथ अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, स्विच कर जाते हैं। और स्विच करके क्या करेंगे, महागठबंधन के साथ, मतलब जिसके अगेंस्ट में वोट मांग के चले थे कि हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में, मतलब आरजेडी और महागठबंधन को वोट मत कीजिएगा, मुझे कीजिएगा। तो जब इनको ये मौका मिला गवर्नमेंट चलाने का, तो ये क्या करते, चलाते कुछ समय बाद आरजेडी से जाकर के मिलते, और इनका 80 था और जेडीयू का 43, तो ऑलरेडी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 123, ऐसे ही आ जा रहा है। 19 कांग्रेस पार्टी का था। तो ये लोग मिला करके फिर क्या कर चलने लगे, सरकार चलाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जब लगा उनको कि नहीं नहीं, महागठबंधन में काम सही नहीं चल रहा, तो फिर क्या करे, फिर स्विच करके कहाँ चले आए, एनडीए में, और फिर से सरकार चलाने लगे। और ये कब तक चला, 2025 तक। फिर जब 2025 में इलेक्शन होता है तो 202 या हाँ 202 सीटों पे फिर एनडीए जीत करके आती है। और अभी नीतीश कुमार जी यहाँ पे क्या है, चीफ मिनिस्टर है। उसी तरीके से तो अब ये क्या है, इसमें क्या देखा गया कि आपने जिसके साथ वोट मांगा, जिस जिस पार्टी के अगेंस्ट में, उसी के साथ जाकर के क्या करो, सरकार चला रहे हो।
और ये चीजें देखने को मिलती है। 2004 का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिला, 272 सीट चाहिए लोकसभा में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और अकेले कांग्रेस पार्टी को उतना सीट नहीं मिला था। तो वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था, कौन, लेफ्ट पार्टियां थी, जैसे सीपीआई, एम के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, इंडिया के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उस सीपीआई लेफ्ट पार्टियों के साथ अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, और जैसे ही ये सीट कम होता है, 272 नहीं पूरा कंप्लीट कर पाते, तो सीपीआई के साथ भी मिल करके लोग गवर्नमेंट चलाने लगते हैं। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है, अपॉर्चुनिस्ट गवर्नमेंट इसे बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स है बीजेपी के लिए है कि जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे कि पीडीपी के साथ, जिसके अगेंस्ट में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, कभी बीजेपी जो ये जो पार्टी चुनाव लड़ी थी कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे पीडीपी एक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की, महबूबा मुफ्ती की, उनकी पार्टी के साथ ये क्या कर लेता है, अलायंस करके, और गवर्नमेंट चलाती है कुछ समय तक। ये चीजें देखने को मिलती है। इस तरीके के गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्ट गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ अलायंस ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, मीजर्स टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव। अब हमें पढ़ना है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, कितने चैलेंजेस हम लोगों ने पढ़ा, 6 चैलेंजेस पढ़ा। ये आपको याद होना चाहिए जब एग्जाम में आ जाए, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो क्या लिखोगे, पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड क्या लिखोगे, लैक ऑफ लीडरशिप, थर्ड क्या लिखोगे, किनशिप, फोर्थ नंबर क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ ब्लैक मनी एंड क्रिमिनल्स, फिफ्थ क्या होगा, कंडीशन ऑफ लैक ऑफ प्रिंसिपल, एंड सिक्स क्या है, अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये 6 मेजर चैलेंजेस है। अब बात आती है कि ये जो चैलेंजेस है, हाँ, और ये जितनी भी कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इसे सुधार कैसे सकते हैं, मीजर्स टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव, कि इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी जो इफेक्टिव बने, लोगों के लिए काम करे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो देखो करा है क्या कि सो फार वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू इनेबल द पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइट अगेंस्ट दीज चैलेंजेस। इफ पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट फेस दीज चैलेंजेस, द डेमोक्रेटिक सिस्टम विल कोलैप्स इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या करें कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को सक्सेसफुल होना है कंट्री में, इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को सक्सेसफुल होना है, तो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होना पड़ेगा, इफेक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम इफेक्टिवली काम कर पाएगा, लोगों के लिए काम कर पाएगा। तो कौन कौन से मेजर्स है, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से उसके सॉल्यूशंस है, जिसको करने से इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज क्या बनेंगे, इफेक्टिव बनेंगे, काम करेंगे लोगों के लिए। तो करा क्या कि सो फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन गिवन टू मेक द पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव। पहला गाइडलाइन क्या है, पहला जो मेजर है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्या यहाँ पे, if we talk about anti-defection law, then here is a term related to anti-defection law। आप नोट डाउन कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। देखो कह रहा है क्या, द एंटी-डिफेक्शन लॉ इज अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिजाइन टू डिटर इलेक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। मतलब क्या करा यहाँ पे कि एक लॉ लाया गया, एक कानून लाया गया, इंडियन पार्लियामेंट में एक कानून लाया गया। कब लाया गया था, 1985 में। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, मतलब संविधान में बदलाव करके एक कानून लाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा संविधान संशोधन था ये, 52nd अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। और ये था क्या, इसको पहले समझते हैं। ये है कि जब भी मान लो जैसे इलेक्शंस होता है, इलेक्शन कंटेस्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो भी नेता करते हैं, तो आप देखोगे ना कि बिहार में कितने ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स है, 243। इन 243 में आप देखोगे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को टिकट देते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो आप देखोगे कि बिहार में जो भी इलेक्शंस होते हैं, जो भी इलेक्शन हुए इस बार, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब जैसे देखोगे बीजेपी को कुछ सीट मिला, जेडीयू को कुछ भी एमएलए जीते, जो एलजेपी है उसका, आरजेडी का, ऐसे करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ये जो एमएलए हैं वो चुनाव जीतते हैं, ठीक है। अब जब ये जीत गए, अब होगा क्या कि जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन करने के लिए बिहार में कितने सीट चाहिए, 122 विधायक चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अकेले 122 विधायक तो नहीं है, नहीं है ना। तो अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो जो पार्टी के नेता हैं, मतलब जिस पार्टी के, जैसे बीजेपी, जेडीयू, ये एलजेपीआर, हम, ये
ये सब के नेता जो है वो आपस में एग्री करते हैं कि हाँ हम लोग मिल करके सरकार चलाएंगे, तो ये तो सरकार आराम से चल रही, मेजोरिटी प्रूफ कर दिए, 122 से ज्यादा ये लोग मिलेंगे तो पूरा हो जाएगा, तो इस तरीके से सरकार चलाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है, मान के चलो कि जैसे ये लोग एग्री ना करें, ठीक है, मान लो इनको बीजेपी से कुछ प्रॉब्लम हो जाए या जेडीयू से कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ये लोग एग्री ना करें। एग्री न करने के कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी तो अकेले सरकार नहीं चला सकती, लेकिन क्या होगा कि अब ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि बीजेपी बीजेपी चाहती है कि मैं अकेले सरकार बना लूं, जेडीयू को भी साइड कर दे और भी जो भी इसके सहयोगी पार्टी उसको भी साइड कर दे। तो साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सरकार बनाने के लिए 122 विधायक प्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन है नहीं, तो क्या करेंगे कि इनके जो विधायक है ना उनको कहेंगे कि देखो एक काम करो, अपना पार्टी स्विच कर लो, मतलब मुझे सपोर्ट कर दो। यहाँ पे जब लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट काउंटिंग चल रहा होगा कि कितने लोग इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, तो आप मुझे सपोर्ट कर देना और फिर हम तुम्हें मंत्री और पैसा और आपकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे हम। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इस पार्टी के नेता तो नहीं चाह रहे थे, जिस पार्टी का हेड है, जो प्रेसिडेंट है, मतलब जेडीयू हो गया, एलजेपीआर या फिर इधर आरजेडी का ही एमएलए को अगर ये सपोर्ट में ले ले, तो इससे क्या होगा कि इसके नेता तो नहीं चाहते कि बीजेपी को हम सपोर्ट करें, लेकिन बीजेपी अगर इनके एमएलए का सपोर्ट लेना चाहे और ये जो एमएलए है इस पार्टी के अपने पार्टी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जा करके अगर वोट करते हैं और ये काम करते हैं, तब उनके ऊपर कौन सा कानून लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला कानून लगेगा और उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो ये बनाया गया था, क्यों, क्योंकि अब ऐसा होगा ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। ये क्यों लाया गया था, तो कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकती, तो जो पैसे वाला पार्टी होगा, जो पावरफुल होगा, जो सेंटर में जिसकी होगी, वो विधायकों को डरा धमका करके कहेगा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, नहीं तो हम तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे, तुम्हारे ऊपर करप्शन का केस लगवा देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके अगेंस्ट में ये लोग क्या करेंगे, उस चीज से बचने के लिए कि कोई भी पार्टी तो ऐसे टिक नहीं पाएगी, तो इसलिए ये लॉ लाया गया था, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब पढ़ते हैं क्या कि इट इज अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिजाइन टू डिटर इलेक्टेड पॉलिटिशियन। डिटर का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर मतलब उनको रोकना, किस चीज के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, मतलब जीत करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते। अगर सोच के देखो कि मान लो कोई एमएलए जीता है कांग्रेस से और वो जाना चाहता है कहाँ पे, आरजेडी में, तो वो नहीं जा सकता, जीता हुआ जो एमएलए है वो नहीं जा सकता दूसरी पार्टी में। कब जाएगा, जब उसे अपने पार्टी को क्या करना पड़ेगा, अपने जिस प्लेस से, जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीता वहां से उसे रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर मतलब यही व्यवस्था है कि आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को स्विच नहीं कर सकते। तो ये कब लाया गया था, दिस लॉ इज कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल। ये भी आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में, तो 10th शेड्यूल है, ठीक है, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं, तो ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, तो इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो जो भी क्या है कि लॉ शुड बी इंप्लीमेंटेड टू स्टॉप इनकम्बेंसी ऑफ एमएलए एंड एमपी। लॉ हैज बीन मेड by amending the constitution. These laws should be implemented fully without any disparity. Next है हमारा क्या, order of judiciary be executed. सेकेंड जो पॉइंट है उसको हम इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं कि इंडिया में इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को इफेक्टिव बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ जुडिशियरी शुड बी एग्जीक्यूटिव। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन order to stop the misuse of black money and to stop the power of criminals inside the political parties. According to the order of all candidates fighting in the election have to declare their property and their criminal backgrounds report. मतलब क्या करा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको एक चुनावी इलेक्टोरल अफिडेविट फाइल करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के सामने, और उन्हें ये बताना पड़ेगा, दे हैव टू डिक्लेयर दैट व्हाट प्रॉपर्टी दे हैव, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, एंड कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर क्या होगा, मतलब ये मतलब उनको डिक्लेयर करके रखना है। डिटेल्स मस्ट बी गिवन टू द इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड दोज कैंडिडेट्स फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस हु हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है। सो आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स देयर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टी विल बी इफेक्टिव। तो अब पूछोगे कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर केसेस लगा हुआ होता है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ जाते हैं, तो वो तब तक लड़ सकते हैं जब तक उनके ऊपर जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी। जब तक वो आरोप लगता है, मतलब मान लो कोई भी, जैसे कोई भी क्राइम हुआ, उसको उसमें किसी भी कैंडिडेट का नाम आ गया तो दोषी हो सकते हैं, तो दोषी रहते समय वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जब कोर्ट से प्रूव हो जाए कि हाँ यही दोषी है, मतलब जब आरोपी
रहते हुए वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जब दोषी हो जाए, जब उसके ऊपर केसेस प्रूव हो जाए कि हाँ इसने क्राइम किया है या फिर जो भी चीज है, तब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। जब तक प्रूव नहीं होता है, केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तब तक वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये व्यवस्था है, ठीक है। आगे है क्या, इंटरनल डेमोक्रेसी शुड बी रीस्टोर्ड इन डेमोक्रेटिक पार्टीज। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है। एक ही पार्टी के नेता जो होते हैं वो सारे डिसीजंस लेते हैं अपने पार्टी के लिए। तो कह रहा है क्या कि टू मेक द पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट ऑल political parties must follow their own constitution. Time to time they must conduct organizational election and give equal opportunity to every member of the political parties. तो ये है। फोर्थ नंबर क्या है, political parties can increase their effects by providing proper representation to youth and women। तो अब एक और चीज है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए कि महिलाओं और युवाओं को मतलब मौका देना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। पार्टीज विल गेट न्यू एनर्जी इन डायरेक्शन बाय इंडक्टिंग यूथ इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जब पॉलिटिकल पार्टी यूथ को अपने में इंक्लूड करेगा, अपने पॉलिटिकल पार्टीज में, और उनको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, तो वो पार्टी में एक नया एनर्जी लेकर के आएगा और पार्टी को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 75 साल के हो गए लेकिन हम भी पार्टी के नेता बने रहेंगे, हम भी पार्टी प्रेसिडेंट बने रहेंगे और सारा डिसीजन हम ही लेंगे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूथ को मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव वन सजेशन कुड बी गिवन दैट एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन मस्ट बी बोर्न बाय द government. Petrol, paper and close telephones which are used in the election must be made available by the government। तो वही है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट पे अटेंशन टू दिस सजेशंस देन पॉलिटिकल पार्टीज कुड बी मेड इफेक्टिव। एक्सेप्ट दिस वन मस्ट टेक initiative to make political parties effective by taking the role of opposition and by giving constructive supports to the government one could make him or her सेल्फ इफेक्टिव। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको समझनी थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया के मेन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मेन पॉलिटिकल पार्टीज, वो बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है।